हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऐसा कौन सी चीज होती है हमारे ब्लड में जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर में जब हमें कोई इंजरी लग जाती है, कट लग जाता है बॉडी पार्ट पे, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कुछ देर बाद उस चीज़ को रोक देती है। यानी ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है कट लगने के बाद, लेकिन कुछ देर बाद क्या होती है कि हमारे स्किन के ऊपर के एक ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कोगुलम कहते हैं। ठीक है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वहाँ पे, और ब्लड फ्लो होना मतलब ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है, बाकी फ्लो करता है अंदर बॉडी के। ठीक है, तो यही हम जानेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इसका। एक के बाद एक कई सारे सब प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो स्लाइड बना के लाए हुए हैं यहाँ पे, उसके थ्रू आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग और काफ़ी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पे आपको देखेंगे ऊपर में, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेन यू कट योर फिंगर, ठीक है, जब आप अपना फिंगर को कट करते हो या किसी भी कारणवश आपका फिंगर पे कट लग जाता है, ठीक है, तो आपको दर्द होता है। ठीक है, द wound डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो घाव लगता है ना आपको कट लगने के बाद, वहां पे आप देखोगे कुछ देर के बाद वहां पे हीलिंग हो जाती है, यानी कि वहां पे ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। इट यूजुअली स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर सम टाइम एज ब्लड exhibit coagulation और clotting in response to an injury और trauma। ठीक है, इंजरी होने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है कि ये ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाती है, रुक जाता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं या क्लॉटिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स जनरेट करती है हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में, जो इंजरी जो ट्रॉमा हो रही है उसके उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है क्लॉटिंग करा के। ठीक है, एक एक सिस्टम हमारे बॉडी का बना है ना किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम अ बॉडी। ये एक मैकेनिज्म हमारे बॉडी का है जो एक्सेसिव लॉस ब्लड का हमारे बॉडी से उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होता, तो थोड़ा सा कट लग जाता और पूरे शरीर का जो ब्लड है, हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है उसको अंदर से बाहर चला जाता। ठीक है, और हमारी डेथ हो जाती। तो ये सारा एक मैकेनिज्म बनाया गया है, लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं एक है ये, जो एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है, एक मशीनरी है। A dark reddish brown scum is formed at the site of a cut or an injury over a period of time। ठीक है, एक मैंने जैसा कि बताया कि जहाँ पे इंजरी होती है कुछ देर बाद ब्लड ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, तो वहाँ जहाँ पे वुंड यानी जहाँ पे घाव हुआ रहता है उस वहीं उसी स्पॉट पे एक रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है फर्दर ब्लीडिंग को। It is a clot or coagulum formed mainly of a network threads called fibrin in which dead and damaged formed element of bloods are trapped। देखिए होता क्या है ना, ये जो क्लॉट होता है जिसे कोगुलम कहते हैं यहाँ, तो ये बना किसका होता है, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड। ठीक है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, इसे फिब्रिन कहते हैं। और ये नेटवर्क जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, नेटवर्क लाइक, तो ये करता क्या है, जो भी डैमेज्ड आरबीसी डब्ल्यूबीसी या जितने भी डैमेज्ड वहाँ पे सेल्स होते हैं ना, उसे ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके इसी ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन करता है, और उस रीजन को जहाँ पे कट लगा है उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जो ब्लीडिंग होती है होना बंद हो जाती है। ठीक है, और हम प्रिवेंट कर लेते हैं खुद को फ्रॉम एक्सेसिव लॉसिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके लिए, उनके नाम जान लेते हैं, उसके बाद जब हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि आखिर में होता कैसे है ये ब्लड क्लॉटिंग, तो उसमें इनके नाम आएंगे तो आप उनसे अवेयर रहोगे। ठीक है, आपको नया नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि देख सकते हैं आप कि रोमन डिजिट्स में ये फैक्टर्स को दिखाया गया है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमेशा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उनको रोमन डिजिट से ही डिनोट किया जाता है। जैसे कि नाम देख सकते हो आप, इसे लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, प्रोटीन है। और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तीसरा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड फोर्थ वन इज कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग
मैकेनिज्म में, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी है आपके बॉडी में तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी या फिर टाइम लगेगा ब्लड क्लॉट करने में। कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी आपको पता चलेगा जब हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है तो ब्लड क्लॉट होता है हमारा। पांचवा है प्रो एक्सिलरी, जिसे लेवाइल फैक्टर भी कहते हैं। एंड सिक्स वन इज प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड। छठवां फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर छठवां जो है, अभी ये है भी कि नहीं है ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ होता है ऐसा, बस ये एज्यूम किया गया है, ठीक है। एंड सेवन फैक्टर है प्रो कन्वर्टिंग स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। एट्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंड नाइन्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है, ठीक है, इसके कमी के कारण सर रॉयल डिजीज होता है। रॉयल डिजीज क्या होता है? ये हीमोफीलिया डिजीज, हीमोफीलिया के बारे में आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसीज होता है, इसे कह सकते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज होता है। आप पैदा होते हैं ना, तभी से आपको यह डिजीज होती है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ। एक कॉन्जेनिटल डिजीज है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ना, ये कह सकते हैं जेनेटिक्स डिसऑर्डर है एक, ठीक है। तो होता क्या है ना कि ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है, तो फीमेल जो होती हैं इसमें कैरियर होती हैं, ठीक है, और मेल जो होता है वो डिजीज्ड होता है, या फिर कह सकते हैं मेल ही इफेक्टेड होता है इसमें। रॉयल डिजीज में होता क्या है इसमें? क्वीन विक्टोरिया के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो इनके जनरेशन में सबसे पहले ये डिजीज को ट्रेस किया गया था, पता लगाया गया था कि जो विक्टोरिया थी ना, इनके मतलब जितने भी लोग थे, ठीक है, तो उनको ये डिजीज थी। जो फीमेल्स थी वो कैरियर्स थे, जो मेल थे वो क्या थे? अफेक्टेड थे, ठीक है। अगर कोई मेल को कोई कट लग जाता था उनके जनरेशन में उनके, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती थी, लेकिन उनके जो फीमेल्स थी वो अफेक्टेड नहीं थी, ठीक है, उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता था, लेकिन वो क्या थी? कैरियर थी, ठीक है, उस डिजीज को आगे कैरी कर रही थी। तो यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। एंड टेंथ है हमारा स्टुअर्ट प्रॉड फैक्टर। एंड इलेवेंथ इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। एंड ट्वेल्थ इज हेजमैन फैक्टर। एंड लास्ट वन इज 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स के नाम अगर आप नहीं भी याद करोगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ के याद कर लो, क्योंकि जो कुछ जरूरी है बहुत ही ज़्यादा उनके याद कर लो, जैसे कि फाइब्रोनोजिन को याद कर लो, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, ठीक है, ये हो गया आपका। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी, ये सारे जितने मैंने बताया इतना ही सिर्फ आप याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस की, कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता कैसे है, ठीक है, सारी इसकी मैकेनिज्म को चलिए अब डिस्कस करते हैं। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि आखिर में जो ब्लड होता है क्लॉट कैसे होता है, ठीक है, शुरू से लेके एकदम बढ़िया से देखने वाले हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विथ एयर एंड रिलीज प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। एज्यूम करिए कि आपके बॉडी पार्ट पे कहीं पे कट लग गया, ठीक है, कट लग गया, ब्लीडिंग होने लगी। अब जब ब्लड बॉडी से बाहर आएगा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड में जो प्रेजेंट प्लेटलेट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होंगे, ठीक है, वो क्या ब्रेक होंगे प्लेटलेट। फिर उस वो जो एयर, जैसे कि एयर के प्रेजेंस में आएगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और क्या रिलीज करेंगे? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। फिर सेकेंड क्या प्रोसेस है हमारा? सेकेंड प्रोसेस ये है कि जो ट्रामाटाइज्ड सेल्स हैं होंगे, ठीक है, ट्रामाटाइज्ड सेल्स यानी जो इंजर्ड सेल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो भी रिलीज करेंगे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक तरफ तो हमारा जो प्लेटलेट है वो रिलीज कर रहा है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो हमारा इंजर्ड सेल है वो क्या रिलीज कर रहा है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा और जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा कंबाइन होगा, ठीक है, कंबाइन होगा किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। इसलिए मैं कह रहा था ना कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। विदाउट कैल्शियम आयन ये कंबाइन ही नहीं होंगे, और जब कंबाइन ही नहीं होंगे तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और उस एंजाइम का क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज का जब एंजाइम नहीं बनेगा तो जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में वो एक्टिव फॉर्म में यानी थ्रोम्बिन में नहीं कन्वर्ट होगा। जब थ्रोम्बिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो थ्रोम्बिन
जो फाइब्रोनोजिन है वो फिब्रिन में नहीं कन्वर्ट होगा, और जब फिब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि फिब्रिन ही तो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सारे डेड थिंग को कलेक्ट करके एक ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले ये तो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी ब्लड में प्लेटलेट्स हैं वो एयर के मतलब एयर के कांटेक्ट में आते ही डिसइंटीग्रेट होंगे और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करेंगे। उसके बाद जो इंजर्ड सेल्स होंगी, ठीक है, वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करेंगे। उसके बाद प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों कंबाइन होंगी एक दूसरे से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो एक एंजाइम बनाती है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और एक एंजाइम बनाती है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है ये कैटलीज करता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर मैंने बताया था ना आपको कि कुछ फैक्टर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना भी, तो वो क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था उसको ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन एक्ट ऑन फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन फैक्टर हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने बताया आपको क्या क्या फैक्टर्स थे अभी और क्या क्या याद करने फैक्टर्स थे अभी मैंने बताया आपको। तो थ्रोम्बिन एक्ट ऑन फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन क्या करता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में हो जाता है, मतलब जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजिन पे एक्ट करता है और जो फाइब्रिनोजिन होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब फाइब्रिनोजिन जब इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे फिब्रिन कहने लगते हैं, ठीक है। उसका नेम भी बदल गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो नेम भी उसका चेंज हो गया। तो फाइब्रिनोजिन पहले तो था सोल्यूबल ब्लड में, लेकिन जैसे ही थ्रोम्बिन उस पर एक्ट करता है तो फाइब्रिनोजिन इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे फिब्रिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्या है, अब फिब्रिन बन गया हमारे पास एक इनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब ये फिब्रिन मॉलिक्यूल जो है ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा, ठीक है। ये जो फिब्रिन मॉलिक्यूल है इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइज करेगा, नंबर्स बढ़ाएगा, एक थ्रेड मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म व्हेन फिब्रिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। Fibrin threads form a network on the wound and block the passing of RBC। ये जो फिब्रिन होते हैं एक नेटवर्क लाइक मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे वुंड हुआ है लगा है और जहाँ इंजरी हुई है उस एरिया पे, ठीक है, एक मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे कि जो आरबीसी होती है पास नहीं कर पाती और ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। जितने भी डेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी और भी जितनी भी चीजें होती है उसे कलेक्ट कर लेता है ये कौन, ये फिब्रिन जो होता है, और वहां पे एक ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन कर देता है, ब्लॉक कर देता है जिससे आरबीसी बाहर नहीं निकल पाता। फिब्रिन थ्रेड्स विथ आरबीसी इंटेंगल्ड इन दिस नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट अ क्लॉट, ठीक है। फिब्रिन थ्रेड जो होता है आरबीसी के साथ मिलके एक इंटेंगल कर लेता, मतलब इंटेंगल का मतलब उलझा लेता है, जितने भी डेड आरबीसी है ना तो उनको इंटेंगल कर देता है, यानी अपने अंदर एक उलझा लेता है और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर उसे क्लॉट कहते हैं, ठीक है। सेवेंथ जो एक नोटिंग पॉइंट कह सकते हैं आप इसे कि ये जानने के लिए आपको हो सकता है नॉलेज के लिए कि द पेल येलो कलर्ड फ्लूइड ओजिंग आउट फ्रॉम द क्लॉट इज सीरम, ठीक है। जो ब्राउन स्कम जहां बन जाता है क्लॉटिंग हो जाती है इसे कोगुलम भी कहते हैं। तो अगर आप उससे क्या करते हो, स्क्विश करते हो, ठीक है, दबाते हो आप उसे उस रीजन को तो आप नोटिस करोगे या फिर जनरली ऐसे भी कभी कभी आपने नोटिस किया होगा तो उसमें से एक पेल येलो कलर फ्लूइड निकलती है वहां से, ठीक है, जिसे सीरम कहते हैं, ठीक है। नोट करने के लिए इसमें क्या दिया गया देख लेते हैं, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन कह सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम जरूरी है हमारे लिए, विटामिन के जरूरी है हमारे लिए नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। हिपैरिन सोडियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट आर एंटीकोगुलेंट, ठीक है। जो हिपैरिन होता है, सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्या होती है, सर्कुलेट करती है, ठीक है, ब्लड फ्लो करती रहती है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कई सारी चीजें, हार्मोन्स
ये टारगेट सेल, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ब्लड हमारे अंदर। अगर ब्लड हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, यानी वो लगातार कंटिन्यू फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे अंदर आखिर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हिपैरिन जैसे नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से जो ब्लड होता है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता। तो हिपैरिन करता क्या है ऐसा कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता। तो हिपैरिन क्या करता है ना, हिपैरिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड कर लेता है अपने आप। प्रोथ्रोम्बिन के साथ हिपैरिन बाइंड हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। अगर हिपैरिन जैसे ही कट लगता है, कहीं आपको घाव लग गया, इंजरी लग गई, तो हिपैरिन जो होता है ना, वो प्रोथ्रोम्बिन से हट के जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ अटैच हो जाता है। क्योंकि जो हिपैरिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो हिपैरिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी होती है, वो प्रोथ्रोम्बिन से ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन से होती है। तो जैसे ही कट लगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, तो हिपैरिन प्रोथ्रोम्बिन को छोड़ के किसके पास चला जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है हिपैरिन, हमारे अंदर एंटीकोगुलेंट का काम करता है, ठीक है। और एक रीजन आप ये दे सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता जब तक कोई इंजरी नहीं होती। क्योंकि जब तक कोई इंजरी नहीं होगी, तो जो टिश्यू है और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो फिब्रिन है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है और आरबीसीज और अदर डेड थिंग्स को इंटेंगल्ड कर ले रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लॉकिंग हो जा रही है और जो आरबीसीज हैं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, जो थ्रोम्बिन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और थ्रोम्बिन जो है ये एक्ट कर रहा है फाइब्रिनोजिन पे, जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन यानी इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और इस प्रकार से देखो कि यहाँ पे कट लगा है, ठीक है। कट लगने के बाद ये आरबीसी बाहर निकल रहे हैं। फिर एक्टिवेट हुआ जब प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कंबाइन हुए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या निकाला? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन वर्क करता है फाइब्रिनोजिन को सोल्यूबल से इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे नीचे इसके, यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और ब्लॉकिंग कर देता है। यहाँ पे एक ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाएगा और ये आरबीसी अब बॉडी के यानी जो भी ब्लड वेसल है उसके बाहर नहीं जाएंगी और एक्सक्लूसिव लॉस ऑफ ब्लड से हम अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डैमेज्ड ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे लिखा है ना, डैमेज ब्लड वेसल इंजरी टू वेसल लाइनिंग ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे ही कहीं डैमेज लगता है, कहीं कट लगता है, कहीं इंजरी होती है, तो तुरंत ही जो हमारी बॉडी है ना, वो रिलीज करती है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट प्लग का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट होती है। आप यहाँ नीचे से मैंने सभी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। नीचे देख सकते हैं एक बहुत ही इजी सा कह सकते हैं आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। इसके थ्रू भी आप देख सकते हो, अपने टाइम को बचाने के लिए सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। अगर जितना भी हो सकेगा मैं आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।